हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हाँ जी, आ जाओ भाई। देखो ममता तो आई गई, ममता पहले से ही तैयार है ना। बढ़िया है भाई। और बाकी बच्चे तैयार हो ना? सभी एकदम रेडी हो सभी बच्चे? हाँ जी, तो आ जाओ फिर सारे जल्दी से। करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक तो वही है, क्वेश्चन सीरीज का, है ना। तो चलो जी। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि ए घोष वर्ण, क्या कह रहा है कि ए घोष वर्ण कौन सा है। इसने ये प्रश्न पूछा है घोष और ए घोष में से, घोष और ए घोष में से ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने आपको घोष ए घोष समझा दिए थे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होता है ना, वो ए घोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष। आप घोष भी बोल सकते हो और से घोष भी बोल सकते हो। उसके अलावा तीनों शे, दुए वाला, षटकोण वाला और सपेरे वाला, ये ए घोष होते हैं। फिर अगर हम बात करें य, र, ल, व और ह, फिर सारे ही स्वर, सारे ही स्वर ये क्या होते हैं? ये घोष होते हैं भाई। सारे ही स्वर क्या होते हैं? घोष। पहले का ए बताया है, तो ए घोष वर्ण पूछ रहा है, तो आप कह रहे हो ए बिल्कुल सही, ये पहला है ना। अब ध कौन से नंबर पर आता है? कौन से नंबर पर? तय, थ, ध तीसरे नंबर पर आता है ना। तो ये क्या है? ये तो से घोष है। से भी से घोष है, और ड ये भी तीसरे नंबर पर आता है, तो ये भी क्या है? ये तीनों क्या है हमारे? से घोष। ए घोष एक ही वर्ण है, वो क्या है? च। अब देखो आगे, ये कहता है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का, घ कौन सा? क, ख, ग और घ, है ना। ये तो घ है। एक होता है ध, ये होता है त, थ, द, ध और न। इन दोनों के अंदर फर्क होता है, पता है ना आपको फर्क का? क्या फर्क होता है? तो ये तो घ है और ये ध है, पर ये घ का पूछ रहा है। घ का उच्चारण स्थान क्या? कि क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है भाई। क्या होता है? कंठ। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एक। दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? एक, कि कंठ है, ठीक है ना। और मूर्धन्य कौन से होते हैं? और तालव्य। देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अरे ट्रिक से याद रखो ना। कंठ कौन से हैं? आक है। तालव्य, अब बात करूं मैं, तालव्य, तालव्य कौन से होते हैं? इच, यस, इच, यस। मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन से होते हैं? रिट, रस। और उसके बाद दंत्य, दंत्य है तसल। दंत्य कौन से हैं भाई? तसल। इस ट्रिक से आप क्या करोगे? इसको याद रखोगे। फिर देखिए आगे बोलता है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताओ। हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं ना। कितने होते हैं भाई? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये इनमें से पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। एक ममता ही कमेंट करने के लिए है और बाकी कोई नहीं। यहाँ पर भी देखो, ये भी बच्चे लाइव हैं बच्चे तो, लेकिन करो ना फटाफट कमेंट। अब कल कितना बढ़िया लग रहा था, है ना। आप भी फटाफट कमेंट्स कर रहे थे और आगे आगे क्वेश्चन हो रहे थे। जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे ना, उतना जल्दी ये सीरीज अपनी ख़त्म हो जाएगी, देख लो, है ना। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये है गे। गे बनता कैसे है? आधा जय और ये को मिलाकर, आधा जय और ये, इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। एक तो गे, उसके बाद शे, शे बनता है आधा कै और पूरा शे। फिर त्रे,
ये कैसे बनेगा, आधा तय और पूरा रे, शय गे और कौन सा रह गया, श्रेय, ये बनेगा आधा शय और पूरा रे, इनको मिलाने से ये बनता है। फिर देखिए, आपने बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, यानी कि ये जो आपका प्रश्न है ये कहां से पूछा गया है, वर्तनी में से। ये प्रश्न आपको वर्तनी वाले टॉपिक में से पूछा गया है। तो बताओ शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये तो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, कौन सी है अभी, ये है। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें दो तय दे रखे हैं, कल पी तत्, कल्पी तत्, ये देखो तय को ऐसे कर रखा दिखाई दे रहा है क्या, कल्पी तत् लिखा हुआ है, कल्पित तत् नहीं होता, कल्पित होता है, कल्पित ये आएगा। फिर देखिए सामाजिक, अब देखिए सामाजिक कौन सा है सही, बिल्कुल सामाजिक होता है या सामाजिक होता है, बताओ। हाँ जी ममता बोलो बेटा, सामाजिक होता है या सामाजिक होता है। देखो शब्द तो हमारे पास है समाज, ठीक है, और इसके बाद एक क्या लगाया गया है, प्रत्यय। एक प्रत्यय क्या करता है, हमेशा आगे वाले स्वर को बड़ा करता है, समाज का क्या बना देगा, सामाजिक, और प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो कौन सा आएगा अपना नंबर 2 वाला, सामाजिक, ये बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर देखिए प्रस्तुति कैसे लिखा जाता है, प्रस्तुति, तो ये तो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। पर और से आएगा आधा, एक बार छोटी की छोटा ऊ और यहां पर भी छोटी ई आएगा, क्या बन जाएगा, प्रस्तुति। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है, इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से ये पूछ रहा है कि किसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। तो ये उज्जवल में देखो कौन सी है, उज्जवल गलत लिखा हुआ है भाई, कैसे लिखते हैं उज्जवल को, उत और प्लस में जवल, जहां पर त का क्या बन जाएगा, आधा जय बन जाएगा, उज्जवल। तो इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, उज्जवल में तो क्या है, व्यंजन संधि है। राजेंद्र, राजेंद्र में क्या निकालेंगे, यहां से हम लोग ए निकाल लेंगे, ठीक है, और ए बनेगा कैसे, राज और प्लस में ऐसे, ए बनेगा ए या आ के बाद ई या ई को मिलाने से, तो एक इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ, क्या बन जाएगा, राजा प्लस में इंद्र, यानी कि स्वर के साथ स्वर मिला, तो ये संधि कौन सी है, स्वर, ठीक है। उसके बाद दुर्गम, दुर्गम कैसे बनेगा, दूहू, अरे इसमें तो 2 में विसर्ग है भाई, फिर दूहू प्लस में गम, तो दू इसका आधा रे बन जाएगा और गम, तो दुर्गम बन गया। और निश्चल में भी है, निही प्लस में चल, इसमें भी विसर्ग है, दोनों में विसर्ग है भाई, है ना भाई ममता, दोनों में विसर्ग है ना, क्यों, दूहू प्लस में गम तो दुर्गम बन गया, यानी कि जहां विसर्ग आधे रे में बदल जाती है, और निही प्लस में चल तो निश्चल बन गया। अब ऐसे ये प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें कर देते हैं गलती, कि कई बार दोनों ही में कर देते हैं, क्योंकि देने वाले को पता नहीं होता, जो बना रहा होता है प्रैक्टिस सेट, तो ऐसे कई बार गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, दोनों में ही है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, ये तो बता दोगे, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, सप्तर थोड़ी ना होता है, और ना ये विसर्ग संधि है, ये है। कैसे, तय में से ए निकालेंगे और यहां से क्या निकालेंगे, री, बनेगा क्या, अर, तो स प तय रह गया आधा, बनना क्या अपने पास अर, और शी का शी। अब करेंगे जोड़ तोड़, वो क्या, स प त में ए जुड़ जाएगा और शी, और रे को क्या कर देंगे ऊपर सिर पर, मात्रा रे को क्या कर देंगे ऊपर सिर पर चढ़ा देंगे, क्या बन जाएगा, सप्तऋषि,
और ये संधि कौन सी है? स्वर संधि है भाई। संधि कौन सी है? स्वर संधि है। ठीक है, आज तो मजा नहीं आ रहा अभी पढ़ाते हुए। अब ये बच्चे ना तो कमेंट करते ना लेना न देना। एक ममता नाम की लड़की है, बस यही कर रही है। बाकी कमेंट करो ना, देखो मुझे तो करवानी है। अगर आप चाहे कमेंट करो या ना करो, मैं तो आपको ये सीरीज करवा ही दूंगी। लेकिन आप भी तो कीजिए। कल आप कितने बढ़ चढ़कर कमेंट्स कर रहे थे, अच्छा लग रहा था करवाते हुए। बार बार मतलब मैं कमेंट्स की तरफ देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो बच्चे कर रहे हैं फटाफट कमेंट्स, तो करो भी साथ साथ में। क्या आपको अभी तक आता नहीं ये सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है? आने चाहिए ना अब तक तो। आप देखो ना आप कितने पानी में हो, कितना का आता है आपको। चलो जी आगे। तपोवन में प्रयुक्त संधि विच्छेद है। तपोवन प्रयुक्त संधि विच्छेद है। तपोवन में प्रयुक्त संधि है, ये विच्छेद नहीं आएगा। विच्छेद तो दे नहीं रखा, विच्छेद तो अपा करेंगे। तपोवन, तो तपोवन का विच्छेद क्या होगा? तप है और प्लस में, देखो मैं आपको ये समझा दूं अच्छी तरह से। तपोवन के अंदर दो संधि हो सकती है भाई, क्योंकि बीचों बीच मात्रा किसकी आ गई? ओ की। और ओ की मात्रा एक तो बनती है गुण संधि में और एक बनती है विसर्ग संधि में, पहला जो नियम है। ठीक है, तो अगर हम इसको गुण संधि की तरह तोड़ना चाहें तो ये टूटेगा नहीं। कैसे? यहां से हम निकालेंगे ओ, और यहां पर ओ कैसे बनेगा? ए या आ के बाद ऊ या ऊ के आने से। तो यहां पर क्या बच गया? तप, और यहां पर बच गया वन। अब ये तो मान लिया कि इसमें ए मिल जाएगा, पर ना तो ऊवन नाम का कोई शब्द होता और ना ही ऊवन। ये कोई शब्द होता है क्या? ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता। इसका मतलब इसके अंदर गुण संधि नहीं है। संधि कौन सी है? तप है और प्लस में वन। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ, तपोवन बन जाएगा। विसर्ग संधि है इसमें। तपोवन में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में क्या लगा हुआ है? प्रत्यय। तो देखो प्रत्यय का मतलब क्या? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। शब्द के कहाँ जुड़ेंगे? अंत में। शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं। अब विकल, विकल का मतलब क्या होता है? व्याकुल। तो इसके अंदर तो वी जुड़ा हुआ है, वी प्लस में कल, व्याकुल उपसर्ग है। पुलक, पुलक का मतलब क्या होता है? प्रसन्न, खुश। इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। कैसे? अगर आप पुलक में पुल को अलग कर दोगे और कै को अलग कर दोगे, अर्थ थोड़ी ना है। पुल का मतलब तो वो हो गया फिर ब्रिज, और पुलक का मतलब होता है खुश। तो कहाँ तो आप पुल उसकी बात कर रहे हो और कहीं खुश की, कोई लेना देना नहीं आपस में। अगर आप कहोगे अलग, तो अलग का मतलब होता है कि माथे पर जो बालों की लट आ जाती है ना, उसको अलग बोलते हैं। ठीक है ना? माथे पर जो बालों की लट पड़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? अलग। तो इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ। अल को अलग कर दो और कै को अलग कर दो, अल का कोई मतलब थोड़ी ना है। लेकिन प्रत्यय किस में लगा है? नंबर 4 पर। क्या? कि धन प्लस में इक। सही बताया ममता ने। धन प्लस में इक शब्द क्या बन जाएगा? धनिक। तो धनिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? एक और वैसा ही क्वेश्चन हमारे सामने है प्रत्यय का। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में तो कोई प्रत्यय है ही नहीं। सागर तो एक मूल शब्द है भाई। सागर तो क्या है? एक मूल शब्द है। नगर भी एक मूल शब्द है। अगर और मगर भी मूल शब्द है, पर इसमें प्रत्यय है। क्यों? अगर जादू के बाद हम गर को हटा दें तो जादू शब्द का मतलब होता है। देखो हमेशा एक बात याद रखा करो कि जब भी आप प्रत्यय अलग करते हो ना, और पीछे जो मूल शब्द बच जाता है उसका और प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बना है सेम सेम सा मीनिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल अलग अलग मीनिंग निकाल लो। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं। जैसे शीतल, अब आपसे पूछ ले कि शीतल में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप क्या कहोगे? ले। क्योंकि शीतल का मतलब होता है ठंडा, और अगर हम ले को अलग कर देंगे
तो पीछे क्या बच जाएगा, शीत। तो शीत का मतलब भी तो ठंडा ही होता है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि शीत ऋतु शुरू हो गई, ठंड की ऋतु क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, तो शीत का मतलब भी ठंडा होता है और शीतल का मतलब भी ठंडा है। ठीक है, और फिर देखो हम अगर हम कहें भूतल, भूतल, अब आपसे ये पूछ ले कि भूतल क्या है, इसमें क्या लय प्रत्यय लगा है शीतल की तरह? नहीं, क्योंकि जब हम लय को अलग करेंगे तो हमारे पास शब्द क्या बच जाएगा, भूत। और भूतल का मतलब क्या होता है, भूमि के नीचे। भूतल का मतलब क्या, भूमि के नीचे। ठीक है, तो अब भूत, भूत तो अलग ही चीज है, कहाँ तो भूमि के नीचे हो गया भूतल और कहाँ भूत, है ना। तो इन दोनों का तो कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कहेंगे कि भूतल में प्रत्यय नहीं लगा, भूतल में कोई प्रत्यय नहीं लगा, है ना। तो आप कहोगे मैडम उसमें उपसर्ग लगा है क्या? भू, नहीं, भू उपसर्ग होता ही नहीं है, भू कोई उपसर्ग ही नहीं होता। तो फिर भूतल में क्या है, अरे ना कोई उपसर्ग लगा ना कोई प्रत्यय लगा, इसमें दो शब्द आपस में जुड़े हैं। भू का मतलब तो क्या, भूमि, और तल का मतलब नीचे। जो भूमि के नीचे होता है ना उसको आप भूतल बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम क्या है, भूमि के नीचे पाया जाता है ना, भूतल में पाया जाता है। तो भूतल में ना कोई उपसर्ग है ना ही कोई प्रत्यय है। तो देखो तो क्या आएगा, जादूगर। आया क्या समझ में, अब हुआ क्लियर? आगे देखो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब ये उपसर्ग पूछ रहा है, तो उप प्लस में कार, यही है, यही आंसर है। उप क्या है, एक उपसर्ग होता है। कार का मतलब करने वाला, उपकार मतलब भलाई करने वाला, है ना। पढ़ाई, पढ़ाई में तो प्रत्यय है, कैसे, पढ़ प्लस में आई, तो यहां तो आई प्रत्यय लगा है। लाभदायक, ये दोनों ही शब्द है, ना तो इसमें उपसर्ग है और ना ही प्रत्यय। लाभदायक, लाभ देने वाला। अपनापन, अपना प्लस में पन, तो इसमें पन प्रत्यय भाई, इसमें प्रत्यय कौन सा है, पन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहला, उपकार। ठीक है, और देखिए विशेषण और विशेष्य कहता है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा समास है जो विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है भाई, बताओ। कर्मधारय, कर्मधारय जो समास होता है ना, उसके अंदर उपमान उपमेय का, उपमान का और किसका, उपमेय का, या फिर विशेषण और विशेष्य का भाव होता है। ठीक है ना, उपमान उपमेय का या विशेषण और विशेष्य का भाव होता है किसके अंदर, कर्मधारय समास के अंदर। द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची और बाद वाला समूह बताएगा। द्वंद्व में दोनों सेम सेम होते हैं, दोनों का महत्व। और तत्पुरुष में कौन सा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम करते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है। यह कहता है कि जो चार हमने शब्द दिए हैं इनमें से एक शब्द में क्या है, द्विगु समास है। और आपको यह बताना है कि जो द्विगु समास है ना वो किस में है। तो लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, किसका है, गणेश जी का। उदर का मतलब पेट, जिसका पेट बड़ा है, मोटा है, लंबा है, गणेश जी। तो इसमें तो समास कौन सा बनता है, बहुव्रीहि, है ना। कौन सा बनता है, बहुव्रीहि। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कौन, भगवान शंकर। तो इसमें भी कौन सा बन गया, बहुव्रीहि बन गया ना, बहुव्रीहि। शिवालय, शिव का आलय, शिव का आलय। तो इसके अंदर, शिवालय के अंदर तत्पुरुष समास भी बनता है, शिव का आलय, है ना, यानी कि संबंध तत्पुरुष भी बनता है। और शिवालय में बहुव्रीहि भी बनता है। बहुव्रीहि क्यों, शिवालय माना शिव जी का मंदिर, शिवालय माना शिव का मंदिर। तो इसके अंदर क्या बन गया, बहुव्रीहि भी बन गया। अब हमारा उत्तर क्या होगा, सी, सप्ताह। सप्ताह माना 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं अभी।
तो इसका क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है भाई। फिर चलो, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? किस समास में जो दो शब्द होंगे ना, दोनों शब्दों के समानाधिकरण, समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? हाँ जी, इसमें होगा भाई, देखो ये होता है द्वंद्व। दोनों शब्दों में अगर समानाधिकरण होगा ना, मतलब अगर विशेषता बताई जाएगी, जैसे हमने कहा ना कि हरा सघन, जो हरा भी है जो सघन भी है, ठीक है, जो ऊंचा भी है ऊंचा नीचा, जो ऊंचा भी है जो नीचा है, यानी कि जहां पर दोनों शब्द विशेषण होते हैं ना, तो वहां पर कर्मधारय समास बनता है अगर किसी द्वंद्व समास के। ठीक है, उसके बाद देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करो। ये कह रहा है कि तत्सम बताओ, तो तत्सम कौन सा अपना, गोधूम, ये तो पहले भी आ चुका है। ठीक है, आगे देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करो भी। तद्भव, मैंने आपको कहा था कि जहां भी तत्सम तद्भव आ जाए लिख लिया करो। तद्भव आ गया तो हिंदी लिख लिया करो। यानी कि ये हिंदी का शब्द आपसे पूछ रहा है कि इसमें से हिंदी का कौन सा है, तो नेचुरल सी बात है, मुंह है। कैसे पता चला? इस चांद बिंदु को देखकर। बैंक तो अंग्रेजी का है ना, बैंक तो क्या है, अंग्रेजी का है, BANK है ना, और मर्म ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम है। प्रलाप कल्पों ये भी संस्कृत का शब्द है, तो हमारा हिंदी का कौन सा है, मुंह। कैसे पता चला? चांद बिंदु को देखकर। सही है भी ममता। आगे देखिए, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके, ये SI के एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था। ये जो प्रश्न है ये SI के एग्जाम में आया था कि जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके, बताओ उन्हें क्या कहते हैं? तो बताओ, यौगिक बोलते हैं ना, यौगिक के सार्थक खंड हो सकते हैं, रूढ़ के तो होंगे नहीं। रूढ़ तो वो शब्द होते हैं जिनके खंडों का अर्थ ही नहीं होता, और योगरूढ़ वो होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई विशेष अर्थ होता है वो कौन से होते हैं भाई, योगरूढ़। तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके वो यौगिक होते हैं भाई। ठीक है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, बताओ। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो ढिबरी ये तो है ही देशज। ढोर, ढोर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, पशु को। ढोर पशु को बोलते हैं, गांव में कहते हैं ढोर डांगर, है ना, ढोर पशु को बोला जाता है। ठिबरी ये भी देशज है, और पगड़ी ये भी देशज है। लेकिन जो पुष्कर शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है भाई। पुष्कर शब्द कौन सा है, संस्कृत का है, यानी कि ये तत्सम शब्द है, तत्सम। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, पुष्कर। ढिबरी, पगड़ी और ढोर ये तीनों ही देश शब्द है भाई। अब ये कहता है कि जो बच्चा है वो पेन से लिखता है। इस वाक्य में कालांकित मतलब पद का, ये काला किया हुआ था कोई पहले, तो उसका कारक बताओ। ये था भी पेन से, बच्चा पेन से लिखता है, बताओ कौन सा कारक है, कारक ही तो बताना है। तो पेन से लिख रहा है ना, पेन क्या है, लिखने का साधन है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, कर्ण कारक आ जाएगा भी। क्योंकि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्म का को, संप्रदान का के लिए। कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, और कर्ण का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, यानी कि जिससे क्रिया के साधन का बोध हो वो कर्ण कारक होता है। अब यहां पर क्रिया कौन सी है, लिखना, लिखता क्या है, यहां पर क्रिया है, और क्रिया का साधन क्या है, पेन है। वह पेन से लिखता है, वह पेंसिल से लिखता है ना, ये क्या है, ये लिखने के साधन है, पेन और पेंसिल। तो
कारक कौन सा आएगा? कर्ण कारक। ठीक है, फिर देखिए, कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण छाटो। ये कह रहा है कि कोई आदमी उसे मार रहा था, इसमें विशेषण छाटना है भाई। अब ये कोई तो विशेषण है नहीं, क्यों? आदमी से पहले कोई आ गया, तो कोई यहां पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन कोई का तो पूछ नहीं रहा, वैसे सार्वनामिक क्या है? विशेषण है। ठीक है ना? इस वाक्य में विशेषण छाटो, तो ये आएगा। फिर कोई तो इसने पूछ नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर, क्योंकि ये कह रहा है उसे मार रहा था। उसे क्या है? उसे तो सर्वनाम है। उसे क्या है? सर्वनाम है। मार क्या है? ये मुख्य क्रिया है। ये मार क्या है भाई? मुख्य क्रिया। रहा क्या है? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया माना हेल्पिंग वर्ब। आप कहते हो ना इंग्लिश के अंदर इज ए मार, वाज वर, हैज हैव हैड, है ना? तो रहा क्या है? सहायक क्रिया। तो आंसर क्या आएगा भाई? इनमें से कोई नहीं। इस वाक्य में विशेषण ये था कोई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सार्वनामिक विशेषण है, पर ये ऑप्शन में नहीं है भाई। हम क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। आगे देखो, कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छाटो। कल तो सर्वनाम नहीं है, तो कल क्या है भाई? आप देख लेंगे हर एक शब्द है क्या। कल तो सर्वनाम नहीं है, कल क्या है? अरे कल क्रिया विशेषण है। कल क्या है? इसके अंदर क्रिया विशेषण है, यानी कि ये जो जाना क्रिया है ना, ये कब जाएगा? कल जाएगा। इसकी विशेषता बता रहा है। अब कहते हैं ना कब जाएगा भाई, है ना? किसी ने कहा कल वह विद्यालय जाएगा, हम लोग कहते हैं अरे कब जाएगा? बोले कल जाएगा। तो ये जाना क्रिया की क्या है? विशेषता। तो ये तो क्रिया विशेषण हो गया। वह क्या है? वह इसके अंदर सर्वनाम है। सर्वनाम है। विद्यालय क्या है? विद्यालय इसके अंदर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भाई? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो जाएगा क्या? ये क्रिया है। तो अपना आंसर क्या होगा? वह। सर्वनाम ही तो पूछ रहा है, कौन सा होगा? वह होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करो। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं ना, एक तो सरल, एक संयुक्त वाक्य, और एक कौन से होते हैं? मिश्र वाक्य। यह कह रहा है कि संयुक्त वाक्य का चयन करना है, और हमें पता है कि संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? जहां पर 2 अलग अलग वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा जाए। तो जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। तो ये तो हमारा मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य जो संबंधवाचक सर्वनाम से शुरू होते हैं ना, वो मिश्र वाक्य होते हैं। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, तो यही है भी, और दूसरे नंबर वाला बता भी दिया ममता ने। आगे देखो, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? तो ये अपना सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य है ना वे, क्या वो नहीं पढ़ सकता क्या मेरे बिना? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ये भी सरल वाक्य है। तो तीसरा और चौथा तो अपना सरल वाक्य है, लेकिन ये जो बी वाला है ना, ये संयुक्त वाक्य है। और जो पहले नंबर वाला है, ये कौन सा है हमारा? ये अपना मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य माना कि जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जहां पर एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो अब इसके अंदर प्रधान कौन सा है भाई? प्रधान है ये बात वाला, ये प्रधान हो गया। और ये पहले वाला कौन सा हो गया? ये क्या कहा जाएगा? ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, चलो जी आगे। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करो। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करो। रोहन आम खा रहा है, ये नहीं है, ये तो सरल वाक्य है। ये तो एक सीधा सा वाक्य है, भी रोहन आम खा रहा है भाई। वह पंडित है किंतु हठी है। वह पंडित है
किंतु हटी है, तो ये अपना संयुक्त वाक्य है ना। ये कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य है। क्यों? किससे जुड़ा हुआ है? किंतु से। जैसे आप यूं बोल दे, वह पंडित है, वह हठी है, और इसको हमने इकट्ठा मिला दिया तो क्या बन गया? वह पंडित है, हठी है, किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है, तो ये भी अपना कौन सा हो गया? सरल वाक्य है। अरे ये पूछ क्या रहा है? मिस्र पूछ रहा है ना, तो ये आ गया। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? वह और जिसने से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वह और जिसने से। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताओ भाई। एक बताने वाली ममता है ना, इसी ने सीखना है सारा कुछ। बाकी तो दर्शक हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना। बाकी ने तो देना ही नहीं जवाब। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखो यही है पहला, गेहूं पिस रहा है, ये अकर्मक है। अगर हम कहें कि गेहूं क्या पिस रहा है या गेहूं किसको पिस रहा है, तो इन दोनों का अपने पास कोई भी जवाब नहीं है। जहां पर हमें क्या और किसको का जवाब ना मिले, वाक्य कौन सा होता है? हमेशा अकर्मक होता है। मैं बालक को जगवाता हूं, तो किसको जगवाता हूं? जवाब है ना, बालक को। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है? गोपाल को। राम क्या लिखता है? पत्र। तो दूसरे में, तीसरे में और चौथे में अपने को जवाब मिल रहा है किसका? क्या का और किसको का। जवाब किसका मिल रहा है? क्या का और किसको का। लेकिन पहले वाले में अपने को जवाब नहीं मिल रहा, ना ही तो क्या का जवाब है और ना ही किसको का। तो ये पहले वाला कौन सा हो गया? ये अकर्मक हो गया। ठीक है। नाक का बाल होना, ये अभी कांस्टेबल के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, है ना। परसों ही संडे को जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था ना, उसमें एक पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, नाक का बाल होना। तो नाक का बाल अप्रिय नहीं, अरे नाक का बाल तो प्रिय होता है अपने को, है ना। परेशान करना नहीं, बहुत नुकसान करना नहीं, ये अनुचित प्रिय होना। मतलब प्रिय तो है पर अनुचित, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्रिय है। एक तो हो उचित प्रिय। उचित प्रिय का मतलब बेहिसाब से लाड़ प्यार करे किसी से, और यहां पर तो है बेहिसाब प्यार है, क्योंकि नाक का बाल सभी को अच्छा लगता है ना। ठीक है। तो सीधा प्रिय होना भी आ सकता है। वैसे जो ये कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है ना, उसमें अनुचित शब्द नहीं दे रखा, सीधा दे रखा है बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय होना, बस। तो वही हो जाएगा। वो तो आप ऑप्शन को देख लेना ना, अगला पूछ कैसे रहा है। तो अनुचित प्रिय होना, अनुचित प्रिय का मतलब हद से ज्यादा प्यारा होना, वो होता है नाक का बाल। फिर देखो, फूल सूंघ कर रहना, फूल सूंघ कर रहना, तो बहुत कम खाना, यही है। खुशबू पसंद करना नहीं होता, सूंघ कर चलना, अरे नहीं, बुद्धिमान होना नहीं, बहुत कम खाना। जैसे आप बोल देते हैं ना अपने लोकल में, अरे इतना कम खाते हैं क्या, फूल सूंघती है क्या, है ना, या तुम फूल सूंघते हो क्या। मतलब बहुत कम खाना, फूल सूंघना माना बहुत कम खाना। नाक रगड़ना, ये तो सबको पता है अपने को, खुशामद करना, है ना। नाक रगड़ना माना खुशामद करना, तंग करना नहीं होता, ना इज्जत रखना होता, ना अप्रिय होना होता। किसी की खुशामद करते हैं ना, तो उसका मुहावरा क्या बनता है? नाक रगड़ना। मतलब उसने नाक रगड़ ली तो भी उसकी बात नहीं मानी अफसर ने। भी कोई व्यक्ति है, उसने नाक रगड़ ली तो भी अफसर ने उसकी बात नहीं मानी। आगे कहता है, सब धान 22 पसेरी, सब प्रकार के धान 22 पसेरी है, यानी कि सभी को एक समान समझना। ठीक है ना, सभी को एक समान समझना। दरार डालना नहीं होता, इज्जत देना भी नहीं होता, अपमान करना भी नहीं होता। ठीक है। दाल भात में मूसल चंद, ये तो पता ही होगा भाई, बेकार बैठना,
अच्छा अच्छा ममता, उसका पीछे वाले का बताया क्या? दाल भात में मुसल चंद, तो बेकार बैठना नहीं, ये आएगा बेकार में दखल देना। ना ही ये आएगा दाल भात खाना, ना दाल में कंकर आना। जो दाल भात में मुसल चंद है ना, तो बेकार दखल देना। जब कोई व्यक्ति बेकार में ही दखल देता है ना, हाँ, दाल में कंकर आना नहीं होगा भाई, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति बेकार में ही दखल अंदाजी करता है तो उसको कहा जाता है कि दाल भात में मूसल चंद। दाल और भात मिलाकर खा रहे हैं और बीच में कोई मुसल मार दे, अलग अलग कर रहे हैं, उनको भी अलग अलग कर दो, तो बेकार में दखल हो गया या नहीं। फिर देखो, दतूरे सो कहत गहनो घड़ा न जाए, है ना। कौन? स्वर्ण रजत कंचन या कनक? कनक आएगा, कनक। कनक धतूरे सो कहत गहनो घड़ो न जाए। अब कनक का मतलब धतूरा भी होता है और कनक का मतलब सोना भी होता है, पर सोना धतूरे से कहता है कि तेरे से गहना नहीं घड़ा जाएगा। नाम तो कनक ही है दोनों का। तो कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जाए। तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला और बंदर के सिर। किसी की शिकायत दूसरों से करना नहीं, ये तो नहीं होता भाई। एक दूसरे से लड़वाना नहीं। किसी का अपराध दूसरे के सिर या अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ना। किसी का अपराध दूसरे के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर। कौन सा आएगा बताओ, इन दोनों में से बताओ। सी आएगा, किसी का अपराध दूसरे के सिर मंडना, ठीक है, ठीक है ना। किसी का अपराध किसी और का और मंड किसी और के सिर पर दिया, उसको बोलते हैं तबेले की बला और बंदर के सिर। एक और एक 11 होते हैं। एक और एक क्या होते हैं? 11। इसका अर्थ है काम साधारण, खर्च अधिक अरे नहीं, अयोग्य से हानि बिल्कुल नहीं, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना नहीं। यह आएगा संगठन में ही शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना। संगठन में ही क्या है? शक्ति है। तो एक और एक 11, कहते ना एक और एक 11 होते हैं भाई, मतलब संगठन में क्या होती है? हमेशा शक्ति होती है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। क्या कह रहे हैं कि जो कुम्हार होता है ना, वो अपने ही घड़े की क्या करता है? सराहना करता है। तो इसका मतलब अपनी तारीफ करना नहीं, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, ये आएगा। दूसरों को हीन मानना नहीं आएगा, दूसरे की वस्तु को तुच्छ समझना नहीं। मतलब कहते हैं ना कि भाई मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, उनके जैसे और नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है। तो इसलिए मतलब अपनी जो होते हैं ना, सबको अच्छा लगता है। कुमार अपना ही घड़ा सराहता है हमेशा। दूसरे के घड़े में क्या निकालेगा? मीन में निकालेगा, है ना। कुमार से घड़ा लेने चले जाओ और कह दो कि भाई तू तो 50 का दे रहा है और ये तेरे बराबर वाला 40 का दे रहा है, वो कहेगा उसके और मेरे घड़े में फर्क देख लो एक बार, उसका तो पका हुआ नहीं है, मेरा बढ़िया है, ये बजा के देखो, यूं कर दो, यूं कर लो। क्यों? अपना ही घड़ा सराएगा। तो क्या अपनी बनाई हुई वस्तु क्या है? सबको अच्छी लगती है, ठीक है। फिर देखो, हाँ जी, इसका ये नहीं आएगा दूसरे की वस्तु को तुच्छ समझना नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर किसके बराबर बोल रहा है? भैंस बराबर। छिद्राणावेशी होना रे नहीं, निकम्मा होना नहीं, अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर कहते हैं ना कि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि क्या होना? अनपढ़ होना, ठीक है। 35 का सी, ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह करवाया है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, ठीक है ना।
और अगर आपसे यूं पूछ ले कि कौन सा जो रस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा रस बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो श्रृंगार रस है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक जो काव्य है वो कौन से रस में लिखा जाता है, तो भी आप श्रृंगार रस को टिक करके आओगे। जो काव्य है ना वो सबसे ज्यादा श्रृंगार रस में लिखा जाता है। श्रृंगार रस दो रूपों में होता है, एक तो होगा संयोग श्रृंगार, मतलब नायक और नायिका का मिलना संयोग श्रृंगार है, और एक होता है वियोग श्रृंगार, नायक और नायिका का जो बिछुड़ना है वो वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं। अगर इसका स्थायी भाव पूछ ले कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति या प्रेम। रति कौन? कामदेव की पत्नी। कामदेव की पत्नी का नाम क्या है भाई? रति। पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव और स्त्रियों में सुंदर कामदेव की पत्नी रति मानी जाती है। ये दोनों प्रेम के प्रतीक है भाई। ठीक है, तो इसलिए यहां पर रति का नाम आ गया। ठीक है, फिर वीर रस का स्थायी भाव पूछ ले तो वो कौन सा होगा? उत्साह होगा। हास्य का स्थायी भाव हास होता है, हंसना। शांत रस का स्थायी भाव होता है शम या निर्वेद। सम या निर्वेद, इन दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों का मतलब है कि आसक्ति ना रहना, आसक्ति ना रहना। जब हमें दुनियादारी में बिल्कुल भी लगाव या आसक्ति ना रहे और मन क्या हो जाए? बिल्कुल शांत हो जाए, शांत रस हो जाता है। स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है बताओ? 9 है ना। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9, क्योंकि हमारे रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। रस को नवरस भी कहा जाता है, और प्रत्येक रस का क्या होता है? एक स्थायी भाव होता है भाई। तो स्थायी भाव भी कितने होंगे? अरे 9 ही तो होंगे। स्थायी भाव जब प्रकट होते हैं तो उनको रस बोला जाता है। जिस तरह से चावल कच्चा होता है ना, कच्चा चावल, लेकिन वो खाने लायक कब बनता है? जब उसको हम पका लेते हैं। तो कच्चा चावल पकने की प्रक्रिया से गुजरकर खाने लायक बनता है। इसी प्रकार जो स्थायी भाव होते हैं ना, जब वो प्रकट रूप में सामने आ जाते हैं तब उनको रस बोलते हैं, है ना। अब हंसी की भावना तो हम सबके मन में है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हम सुन ले या कोई अपने को ऐसी बात दिखाई दे जाए हंसने वाली, तो हम लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वो हंसी आई कहाँ से? भाव तो मन के अंदर पहले से था, लेकिन जब प्रकट हो गया तो रस कौन सा बन गया? हास्य रस। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव अभी अभी बताया, कौन सा है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। उत्साह किसका है? वीर का। हास किसका है? हास्य का। शोक किसका है भाई? करुण का। तो ये किसका हो गया? श्रृंगार का हो गया, है ना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ये भी अभी अभी किया है, निर्वेद। शम या निर्वेद। ठीक है, क्लियर है ना? जितने भी हमने क्वेश्चन किए आपके, और भी आज जैसे रस वाला टॉपिक है, और भी कई टॉपिक आपके क्लियर हो गए। हाँ जी चलो जी, ठीक है, फिर तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।